領域展開無料空想。तो हेलो गाइस, मुझे पता है कि जुजुत्सु काइजन मंगा के एंड के साथ ये आवाज सुनने के लिए आपके कान तरस गए थे, बट डोंट वरी, क्योंकि आज से हम शुरू करने वाले हैं जुजुत्सु काइजन की एक नई स्पिन ऑफ मंगा, जुजुत्सु काइजन मॉडलो। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। बस स्टार्ट करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट फॉर द एनिमी वॉचर्स। सो ये कहानी टेक प्लेस करती है जुजुत्सु काइजन की कलिंग गेम आर्क के 68 ईयर्स के बाद, जिसमें रियोमन सुकुना मर चुका होता है। और इस इवेंट के बाद जापान अब जुजुत्सु सॉर्सरर्स के लिए एक डिप्लोमेटिक सेंटर बन चुका है, जिसमें आगे हमें ये भी पता चलता है कि कलिंग गेम के इवेंट के बाद गोजो सतोरो को एक रिस्पेक्टेबल बुरियल मिल जाता है एंड यूता और माकी की शादी भी हो चुकी होती है और अब वो एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि यूजी, यूता और माकी अब स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर बन चुके हैं, जिनमें से माकी की 79 ईयर्स की एज में एक हैप्पी लाइफ जीने के बाद ओल्ड एज के कारण डेथ हो चुकी होती है। और मॉड्यूलो की कहानी इनकी फ्यूचर जनरेशन के आगे रिवॉल्व करेगी। अब आगे तो ये बात है ईयर 2086 की। हमारी अर्थ के बाहर हम एक स्पेसशिप देखते हैं और उनमें कुछ अजीब से दिखाई देने वाले लोग हमें दिखाई पड़ते हैं। और फिर उन लोगों का बॉस बोलता है, जापान? मुझे तो लगा था अमेरिका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है इस प्लेनेट पे। तब उस बॉस का ब्रीफर बोलता है, आपने सही कहा, मगर जापान के अंदर सारे डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं। और फिर वो अपने सर पे फिंगर रख के चेक करता है, जिसपे उसका बॉस कहता है, तुम्हें कुछ मिला? बॉस, ऐसा लगता है कि जापान में भी हमारे जैसे पावर्स वाले लोग रहते हैं और इस प्लेनेट पे उनको जुजुत्सु सॉर्सरर कहा जाता है। और फिर हम देखते हैं एक छोटी बच्ची को जिसका नाम युका ओकोत्सुकु होता है और उसकी एज 6 साल होती है और वो अपने ग्रैंडपा के साथ खेल रही होती है। और फिर उस बच्ची के ग्रैंडपा उसे एक रिंग देते हैं। सच में ग्रैंडपा, क्या आप मुझे ये दोगे? फिर ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हें तो ये रिंग चाहिए थी ना? जिसपे वो बच्ची कहती है, हाँ, मगर ये रिंग तो पुश्तैनी है ना? और जिसपे उसके ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ है, तो इसलिए मैं थोड़ा चिंता में हूँ। ये रिंग तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगी जब तक तुम एक अच्छी सॉर्सरर नहीं बन जाती, इसलिए कड़ी मेहनत करो। और फिर रिंग मिलने के बाद युका खुश हो जाती है और 4 साल बाद युका के ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है और वो उनसे वादा करती है कि वो स्ट्रांग बनेगी। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि युका की मदर उससे वो रिंग वापस देने के लिए कहती है, जिसपे वो उसे देने से मना कर देती है और कहती है, ये रिंग ग्रैंडपा ने मुझे दी है। जिसपे उसकी मदर कहती है, वो रिंग शापित है और गोजो क्लैन में रजिस्टर्ड है और अब से ये रिंग तुम्हारे भाई सुरुगी के पास रहेगी और इस रिंग के लिए सुरुगी ही बेस्ट है। फिर युका गुस्से में आकर सुरुगी के पास जाती है और उसे बोलती है, ये रिंग मेरी है और ग्रैंडपा ने मुझे ऐसा दिया है। और फिर युका सुरुगी को मारने के लिए जाती है, मगर खुद ही पिट के आ जाती है। और उसके बाद से युका और मेहनत करती है उस रिंग को पाने के लिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाती है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं एक लड़के और एक छोटे बच्चे को जो कि काउच पे बैठे गेम खेल रहे होते हैं। वो लड़का उस बच्चे से गेम के बारे में पूछता है और बोलता है कि तुम गेम खेलने में एक्सपर्ट लग रहे हो। जिसपे वो बच्चा बोलता है कि उसके घर में उसके पेरेंट्स उसे गेम बिल्कुल भी नहीं खेलने देते। और बातों बातों में वो बच्चा उस लड़के को गेम में हरा देता है। और फिर वो बड़ा लड़का उससे पूछता है, अगर ऐसा हो कि जो वो वीडियो गेम के अंदर कर रहा है वो उसके साथ रियलिटी में हो। और फिर हम देखते हैं उसामी को, जो कि जुजुत्सु सॉर्सरर होता है। वो सुरुगी और युका को बताता है, जापान में काफी लोग किडनैप हो रहे हैं और उन्हें भेजा जा रहा है। मैं चाहता हूँ तुम तीनों इस केस को इन्वेस्टिगेट करो। और यहाँ क्योटो के अंदर भी ऐसे ही इंसिडेंट हो रहे हैं। हमारी पुलिस को कुछ नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई सॉर्सरर इन्वॉल्व है। और फिर युका कहती है, ठीक है, बट हम दोनों के अलावा तीसरा कौन है? और फिर हम देखते हैं उसी ब्रीफर को जिसे हमने पहले स्पेसशिप में देखा था और वो अपना नाम मारू बताता है। जुजुत्सु सॉर्सरर दूसरी कंट्री से, ऐसा तो पहला कभी नहीं सुना। और युका कहती है, कर्स्ड एनर्जी एक तरीके की इमोशनल एनर्जी होती है जो कि सिर्फ जापानीज लोगों के अंदर ही यूनिक होती है, बट कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे कि तुम। जिस पे मारू बोलता है, तो इसलिए किडनैपिंग सिर्फ जापानीज लोगों की ही हो रही है। इस पे उसामी बोलता है, सही समझा तुमने, जापानीज लोग हाई प्राइस में बिकते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दुनिया में। सुरुगी बोलता है, रुको जरा, तो क्या इस आदमी को इतना भी नहीं पता? मैं ऐसे इंसान के साथ मिशन कैसे करूंगा? तब युका तब युका कहती है, क्या फर्क पड़ता है, ये छोटी सी तो इन्वेस्टिगेशन है, हमें कौन सा श्रापित सॉर्सरर से लड़ाई लड़नी है? मारू कहता है, क्या श्रापित सॉर्सरर? जिसपे सुरुगी कहता है, क्या तुम्हें अब हर एक छोटी चीज बतानी पड़ेगी? और मारू युका और सुरुगी की कन्वर्सेशन से काफी कंफ्यूज दिखाई पड़ता है और उसके बार बार पूछने पे वो दोनों चिल्लाते हुए
उसे बताते हैं कि शापित सॉर्सरर बुरे सॉर्सरर होते हैं और अगर वो चुप नहीं हुआ तो वो लोग उसे वहीं छोड़ देंगे। और मारू घबरा जाता है, बाप रे, ये दोनों तो बड़े हरामी हैं और बहुत चिल्लाते भी हैं। और तब उन्हें उसामी बताता है कि मारू एक ऑफिशियल विजिट पे आया है स्टेट पार्टी की तरफ से, ये देखने के लिए कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स आखिर है क्या। सुरुगी पूछता है, तुम कौन सी कंट्री से हो? फिर युका बोलती है, हाँ, आपने बताया था कि उस सिक्योरिटी ट्रीटी साइन होने के बाद तब से एक रूटीन इंस्पेक्शन होगा, है ना उसामी? तब मारू कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों कितने कैपेबल हो। और मारू ये भी देखना चाह रहा होता है कि क्या अर्थ पे रहने वाले जो कि हमारी पावर शेयर करते हैं, क्या वो हम साइमोरियंस के साथ मिलकर रह सकते हैं? फिर मारू कहता है, मैं पहले ही बता दूं, तुम दोनों मेरे भरोसे तो बिल्कुल भी मत रहना, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं इंटरफेयर ना करने के। और ये बात सुनते ही युका और सुरुगी उसे वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। युका कहती है, मैं इसका एटीट्यूड बिल्कुल नहीं झेल सकती। फिर सुरुगी कहता है, ये कहीं का मंत्री थोड़ी है जो मैं इसके साथ रहूं। और वो दोनों मारू को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं मारू उदास होकर रोड के साइड पे ही बैठ जाता है। और फिर हम देखते हैं युका उसके पास चली जाती है। क्या तुम हमारी वजह से रो रहे हो? हमने कुछ किया है क्या? मारू मन ही मन सोचता है, इसे क्या लगता है कि इसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। और फिर युका मारू को ताकोयाकी की ट्रीट देती है और मारू को भी वो काफी पसंद आती है और खुशी के मारे वो रोने लगता है। युका पूछती है, तुम रो क्यों रहे हो? ऐसी डिश तो तुम कंसाई में कहीं भी खा सकते हो, और हाँ, स्पेशली ओसाका में। वैसे ही क्योटो है क्या सच में? मारू कहता है, या ये कंट्री तो गजब की है। तब युका कहती है, तुम्हें मेरे पैसे वापस करने होंगे। जिसपे मारू कंफ्यूज हो जाता है। तब युका कहती है, तुम मुझे मेरे पैसे दोगे ना? और फिर मारू बोलता है कि उसे लगता है सुरुगी और वो सिबलिंग्स है और वो एक जैसे ही दिखते हैं। जिसपे युका बताती है कि उन दोनों में कुछ भी सिमिलरिटीज नहीं है। मारू पूछता है, क्या तुम दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है? और तब युका बताती है कि उसके पास बहुत ही स्पेशल चीज है उसकी जो उसे चाहिए। वो बताती है कि वो एक रिंग है जो गोजो क्लैन के सबसे पावरफुल सॉर्सर को मिलती है, और वो रिंग पहले उसके ग्रैंडपा ने उसे दी होती है, बाद में उसकी मॉम ने उसे उसके भाई को दे दी होती है। मगर युका एडमिट करती है कि उसका भाई मेहनत करता है। मारू बोलता है, क्या इतना काफी नहीं है? जिसपे युका कहती है, पॉइंट ये नहीं है, वो सिर्फ पागलों की तरह वर्कआउट ही करता है। मारू पूछता है, क्या उसका भाई ग्रेट सॉर्सरर है? तब युका बताती है, उसामी ने बताया था कि हम दोनों की पावर्स सिमिलर्स है, बस जो डिफरेंस है वो हमारी एज का है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो अटेंशन पाने के लिए इतनी मेहनत करता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि मैं उसकी वो रिंग ना छीन लूं, लेकिन मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ। तभी अचानक मारू बोलता है, क्यों ना तुम ये मिशन कंप्लीट कर दो, जिससे कि तुम्हारी पावर्स का सभी लोगों को पता लग जाए। और यहाँ पे इंस्पेक्टर मैं हूँ, तो अगर मिशन हम दोनों मिलकर खत्म करते हैं तो वो सिर्फ तुम्हारा ही माना जाएगा। तभी युका कहती है, खुद से डिसीजन लेना हमारे प्रोफेशन में मना है, मगर मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर युका कहती है, तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते। जिस पे मारू कहता है कि अगर वो अपनी कर्स एनर्जी को यूज ना करे तब तक किसी को नहीं पता चलेगा। और वो दोनों मिशन को पूरा करने आगे बढ़ते हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें कुछ नहीं मिलता और मारू जमीन पे लेट जाता है। जिसपे युका उसे एक नौसिखिया कहती है और फिर युका को कुछ मिलता है और वो उससे पहले ही लिख लेती है कि मारू अब कौन सी साइड मुड़ने के लिए कहेगा। और मारू को लगता है कि वो उसके साथ कोई गेम खेल रही है। फिर युका उसे बताती है कि उस रोड पे एक छलावा लगाया गया है और उस रोड के ऊपर एक श्राप भी मौजूद है, जिसकी वजह से सब लोग उसी जगह जा रहे हैं जहाँ वो कर्स यूजर चाहता है लोगों को ले जाने का। युका को रियलाइज होता है ये किसी टाइप की बैरियर टेक्निक है, बैरियर जो हर उस पर्सन को कैप्चर कर लेगा जो उस रास्ते पे आगे बढ़ेगा, जो कि परफेक्ट है लोगों को किडनैप करने के लिए। और फिर मारू युका की तारीफ करता है। इस पे युका फ्लॉन्ट करती है और कहती है, ये तो कुछ भी नहीं है, इसे तो कोई भी देख के पता लगा लेगा। और तभी वहां सुरुगी आ जाता है और सुरुगी उनसे पूछता है कि वो दोनों उतनी देर से कहाँ थे। मारू मनी मन सोचता है कि वो तुम ही तो थे जो मुझे वहां छोड़ के गए थे। सुरुगी बोलता है, तुमने भी इस बैरियर को सेंस किया है और तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम और आगे जाओगे तो कर्ज तुम्हें भी पकड़ लेगा। मारू को हैरानी होती है कि सुरुगी ने इतनी जल्दी ये ऑब्जर्व कैसे कर लिया। और फिर वो अपना टूल निकालता है और मारू युका से सॉरी मांगती है। युका पूछती है कि उसे ये सब चीजें इतनी परेशान क्यों कर रही हैं। फिर वो बताता है कि उसका एक छोटा भाई भी है और उन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती। उसका छोटा भाई सोचता है और युका भी यह सुनकर उसे अनाड़ी ही बोलती है। मारू को ये बात ज्यादा बुरी लगती है कि बिना किसी वजह से सिबलिंग्स में इतना मतभेद नहीं होना चाहिए और वो चाहता है कि युका और सुरुगी भी आपस में रिलेशन ठीक कर ले। जिसपे युका उसे कहती है, तुम अपनी फीलिंग्स मेरे ऊपर मत थोपो, बस युका को वो रिंग वापस चाहिए होती है। मारू मन ही मन में सोचता है, क्या इस लड़की के अंदर थोड़ी भी इमोशंस नहीं रचे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुरुगी उस रास्ते पे पिन पॉइंट करता है जहां से वो कर्स एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वो उस रोड को सील कर देता है और अचानक से एक छोटा बच्चा उस सीलिंग के नीचे से उस गली में भागता है और अचानक से एक बड़ा सा हाथ उसे पलक झपकते ही अंधकार में खींच लेता है। और सुरुगी को एहसास हो जाता है कि ये एक टॉप टायर का कर्ज है और उनका ओपोनेंट काफी स्ट्रांग है।
इस पे सुरुगी मारू और यूका को उसामी को रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं और वो खुद उस लड़के के पीछे जाता है जिस पे यूका भी जाने को कहती है, पर सुरुगी उसे मना कर देता है। मगर यूका नहीं मानती और सुरुगी के साथ जाती है और फिर से अचानक से एक बड़ा हाथ सुरुगी को पलक झपकते ही गायब कर देता है, जैसा कि उस बच्चे को कर दिया था। और सिर्फ वहां पर सिर्फ उसकी कटाना ही बचती है और मारू ये देख के परेशान हो जाता है कि आखिरकार वो सुरुगी को ही क्यों लेके गया, और सिर्फ सुरुगी की वो कटाना ही वहां रह जाती है क्योंकि वो एक कर्स टूल होता है बैरियर की वजह से, जिसके पास भी एक्स्ट्रा कर्स एनर्जी होती है वो उसे वही रोक देता है। लेकिन सुरुगी के केस में ऐसा नहीं होता। यूका बोलती है कि उसके भाई के पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, इसलिए वो कटाना जो कि एक कर्स टूल होता है इसलिए उसे वो यूज करता था। और फिर मारू काफी परेशान हो जाता है सुरुगी को लेकर, मगर यूका को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसामी को रिपोर्ट करने को कहती है। मारू पूछता है कि क्या वो अपने भाई को बचाने नहीं जाएगी, जिस पे यूका कहती है एग्जैक्टली वो जाए कहाँ। मारू कहता है उसके पास एक प्लान है, जिस पे यूका उसे इग्नोर करती है और कहती है उसकी मोटिवेशन सुरुगी को बचाने के लिए एकदम जीरो है और वो उसे काफी परेशान भी करता था, तो अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। जिस पे मारू पूछता है क्या उसामी उसे बचा लेगा, और फिर यूका बताती है कि उसामी अभी टोक्यो में होगा और यहाँ नहीं आ पाएगा। अगर कोई आसपास दूसरा सॉर्सरर होगा तो सिर्फ वो हमारी हेल्प करने के लिए ही आएगा। मारू को ये चीजें काफी गलत लगती हैं और वो सुरुगी की हेल्प करने के लिए कहता है, जिस पे यूका उसे गिव अप करने के लिए कहती है। जिस पे मारू कहता है अगर सुरुगी मर गया तो पूरी लाइफ तुम रेग्रेट करोगी और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। और हो सकता है कि सुरुगी का दिल कभी पिघल जाए, मगर अगर वो अभी मर जाता है तो ये कभी नहीं हो सकता। वो तुम्हारा भाई है, चाहे तुम लोग कितना भी लड़ो, मगर अपने भाई को ऐसा मत छोड़ो। फिर यूका कहती है अपने आइडियल्स मुझ पे मत थोपो। जिस पे मारू कहता है आइडियल्स होना गलत बात नहीं है और हो सकता है तुम्हें कुछ ना भी मिले, मगर तुम्हें गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। एक बार ट्राई तो करो, चाहे उसके बाद गिव अप कर देना। जिस पे यूका कहती है कि वो सुरुगी को नहीं बचाएगी, मगर जब वो मिलेगा तो वो उसे एक जोरदार पंच जरूर मारेगी। और दूसरी तरफ हम उस किडनैपर और सुरुगी को देखते हैं और वो किडनैपर वही होता है जो इस बच्चे के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है। सुरुगी कहता है कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है और वो भी जुजुत्सु सॉर्सरर की जगह पर, मगर सुरुगी के हाथ बंधे हुए होते हैं जिस वजह से वो कुछ नहीं कर सकता था। और फिर वो किडनैपर बताता है कि वो किडनैपिंग छोड़ रहा है और वो सुरुगी से पूछता है तुम तो एक जुजुत्सु सॉर्सरर हो ना, तुम्हें तो सुना ही होगा। जिसपे सुरुगी ना में जवाब देता है। तब वो किडनैपर बताता है कि एलियंस यहाँ आ चुके हैं, बट सुरुगी को बिलीव नहीं होता, मगर वो किडनैपर सच बोल रहा होता है और वो बताता है कि इंस्पेक्टर जनरल ने इसे भारी आक्रमण घोषित कर दिया है और इसे एक स्पेशल गेट इंसिडेंट बताया है जो कि पहले भी 68 साल पहले रियोमन सुकुना के टाइम पर हुआ था। सुरुगी चिल्लाता है और कहता है ये इम्पॉसिबल है, सुकुना ने ही माक्यो में ग्राउंड जीरो बनाया था। जब से क्योटो की पैरानॉर्मल ट्रीटी बनी है, एलियन से जुड़ी जितनी भी डिप्लोमेसी है वो अब जापान के हाथ में ही है, लेकिन कल्चरल बैरियर प्लेनेट के बीच में दिक्कत खड़ी कर सकती है और मुझे लगता है एलियंस हमारे ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देंगे। सुरुगी से पूछता है कि वो कहना क्या चाहता है और वो बताता है कि 68 साल पहले जो खूनी गेम खेला गया था जिसकी वजह से वो ट्रीटी एग्जिस्टेंस में आई थी, क्या तुम ऐसे किसी को जानते हो जो सातोरो गोजो और यूजी इतादोरी जितना पावरफुल हो करेंटली जापान में? जब सबको पता चलेगा कि जुजुत्सु सॉर्सरर कितने वीक हो गए हैं तो ये सारा खेल खत्म हो जाएगा, जापानीज लोगों की वैल्यू एकदम से गिर जाएगी। तो इसलिए मैं ये किडनैपिंग का बिजनेस छोड़ रहा हूँ और इसलिए मैं लास्ट बार प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ तुम्हें बेच के। सुरुगी को लगता है कि वो अब सिर्फ उसके लिए एक कमोडिटी बन के रह चुका है और वो कहता है क्या वो उस बच्चे को उसके साथ भेज देगा? जिस पे वो कहता है कि उसने ऑलरेडी उस बच्चे को पैक कर दिया है और वो उसे भी भेज देगा। हालांकि तुम्हारे अंदर कर्स एनर्जी कम है, मगर तब भी तुम्हें बेच के एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। और वो बताता है कि वो अब बच्चों से ऊब चुका है और बच्चे बहुत गंदे और बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जिस पे सुरुगी उस पे जॉब ना होने का ताना मारता है और कहता है एटलीस्ट वो बच्चे क्यूट तो हैं, तुम्हारे जैसे चोमू नहीं। जिसके बाद किडनैपर सुरुगी को लात मारता है और उसे पीटने लग जाता है और उसे बताता है कि वो एक ओल्ड सिटी में है, कोई अब आता जाता नहीं है और वो जितना चाहे उतना चिल्ला सकता है, उसे बचाने अब कोई नहीं आएगा। मगर अचानक से एक दरवाजा जोर से आके उस किडनैपर के सर पे लगता है और तभी हम वहां देखते हैं यूका और मारू को, जिन्हें देखकर सुरुगी और किडनैपर दोनों शॉक हो जाते हैं। और फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं कि मारू अपनी पावर्स का यूज करके यूका के जरिए, क्योंकि वो ब्लड रिलेटेड होते हैं, तो उसे ये पता लग जाता है कि सुरुगी कहाँ पर है। और अब वो तीनों एक्शन में आ जाते हैं और सारे बच्चे उन्हें वापस देने के लिए बोलते हैं। लेकिन अचानक यूका सुरुगी को उससे फाइट करने को कहती है और अपने फ्लैशबैक में उससे फाइट करती है और हार जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि सुरुगी काफी मेहनत करता है
और उससे जीतना बहुत मुश्किल है। और दूसरे ही पल वो टॉपिक चेंज कर देती है और उस किडनैपर को हार मानने के लिए कहती है, जिसपे सुरुगी थोड़ा शॉक हो जाता है कि उसे अभी हुआ क्या था। और फिर हम देखते हैं यूका उस किडनैपर पर हमला कर देती है और अपनी सैवेज जॉ स्ट्राइक से उसे डायरेक्टली जाके हिट करती है। यूका जो कि मार्शल आर्ट और कर्स टेक्निक को मिक्स करके लड़ती है और फिर वो किडनैपर अपनी ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक को यूज करके यूका के पीछे से अचानक से हमला करता है और इतने में सुरुगी अपनी कटाना मारू से ले लेता है, जिसका नाम होनोयोबी होता है। और फिर वो अपनी कटाना को ओपन करता है जिससे एक स्पार्क निकलता है और फिर वो बाटो स्वॉर्ड ड्राइंग टेक्निक का यूज करता है और एक ही झटके में उस बैरियर को तोड़ देता है। और किडनैपर सुरुगी की कटाना से निकलती फ्लेम को देखकर डर जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए यूका उस पे अपनी सैवेज रॉ स्ट्राइक बाइटिंग ट्विस्ट से हमला कर देती है और वो किडनैपर वहीं ढेर हो जाता है। मगर सुरुगी की कटाने की वजह से जो हैवी फ्लेम निकलती है वो थोड़ी मारू के हेयर्स को भी जला देती है। और फिर वो तीनों देखते हैं कि सारे बच्चे अभी भी जिंदा होते हैं और वो लोग किसी अडल्ट के आने का वेट करने लग जाते हैं। फिर सुरुगी यूका की तारीफ करता है कि वो अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और बोलता है कि वो अब और ज्यादा मेहनत करेगा और स्ट्रांग बनने के बाद उसे वो रिंग लौटा देगा। और फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें यूका और सुरुगी खेल रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं सुरुगी की ग्रैनी को, जो उसे बताती है कि वो भी उन जैसा ही है और सुरुगी भी किसी लॉस से और ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। मगर सुरुगी की ग्रैनी कहती है कि ध्यान रखना, ऐसा होना एक दो धारी तलवार जैसा है। और फिर हम देखते हैं सुरुगी ये सुन लेता है कि उसके ग्रैंडपा यूका को वो रिंग दे रहे होते हैं, जिसपे वो अपनी ग्रैनी से कहता है कि उसे भी उसी टाइप की एक रिंग चाहिए, जिस पर उसकी ग्रैनी उसे स्ट्रांग कहती है और उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कहती है। और फिर वो दिन आता है जब सुरुगी की मदर उसे वो रिंग लेने को कहती है, जिस पर वो उसे लेने से मना कर देता है। इस पे उसकी मदर कहती है, ये गोजो क्लैन का डिसीजन है, तुम क्या चाहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुनते ही सुरुगी अपने आप को वीक समझता है और उसे उस रिंग की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो रिंग सिर्फ किसी कमजोर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही होती है। और तब से वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करता रहता है और वो अपने आप से वादा करता है कि जब वो पावरफुल बन जाएगा तब वो रिंग अपनी बहन को वापस कर देगा। और फिर हम प्रेजेंट सीन पर आ जाते हैं और फिर वो किडनैपर गुस्से में आकर अपनी पूरी पावर से बैरियर टेक्निक लगा देता है और सडनली मारू अपनी तीसरी आंख खोल देता है और वो किडनैपर एक ही झटके में जमीन पर गिर जाता है। और ये देखकर यूका और सुरुगी शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं, ये क्या था मारू, क्या तुम एलियन हो?